बल फैलाकर शिव भक्तों को चुन चुन कर काटेंगे और पाकिस्तानी संपोलों में जहर स्वयं बांटेंगे। हो सकता हो सकता एक नाग निकल ले कई मोर मत वाले, चिड़िया की खातिर छोड़े हैं 5 लाख एक। तुम ठीक कहते हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और जब बारिश होती थी तो बारिश में क्या है कि किताबें ना भीगे, वो एक साइड में कमीज लगा ली, दूसरी साइड में जो है वो निक्कर लगा ली, और अलफ जो है परमात्मा ने जैसी स्थिति में भेजा था वैसी स्थिति में हंसते गाते हुए गुनगुनाते हुए चल पड़े। कभी मंजीत सिंह नारनौल लिख दो चिट्ठी मेरे घर पहुंचाया करती थी 32 साल की उम्र में। और 62 साल की उम्र में स्थिति है कि आप जब तक मकान नंबर और सेक्टर नहीं लिखेंगे तो फरीदाबाद में आपके घर चिट्ठी नहीं आ पाएगी। जय तो भारतम। साथियों नमस्कार। एक मुलाकात के तहत आज हमारे साथ हैं हास्य व्यंग्य के सुप्रसिद्ध कवि मंजीत सिंह जी, जिनको हरियाणा साहित्य अकादमी ने अभी हाल ही में 2017 के लिए आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान से सम्मानित किया है। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से सिंह साहब आपको बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई स्वीकार करें। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत नमस्कार सुनने वालों को, देखने वालों को। सिंह साहब, सबसे बड़ी बात, आप इस दुनिया में हास्य का काम कर रहे हैं और हास्य अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जहां समाज में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी त्रासदी है, इतने दुख हैं, उनके बीच में हास्य के लिए काम करना, हास्य ढूंढ करके लेकर के आना अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूं यहीं से शुरुआत करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, वो क्या है, व्यक्ति में ना जन्मजात चीजें पैदा होती हैं कुछ। एक तो जबरदस्ती को बना होता है। अब जैसे आपने इन दिनों में कोरोना काल में सुना होगा कि साहब सरकार जो है मदद करे कवियों की। मैं कवियों की मदद करने के बारे मामले में कभी भी ना तो सहमत हुआ ना हूं, क्योंकि कविता जो है वो कोई कोई मतलब कविता आती है, सीखी नहीं जाती। कविता ऊपर से आती है। और आदमी, अब जैसे हमारी ही बात है, मैं खुद कविता लिखने लगा, पढ़ने लगा, फिर लोग जो है उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए, फिर हमने मांगने शुरू कर दिए। ठीक है ना। हम अपना नौकरी कर रहे थे, साथ साथ अपना व्यवसाय कर रहे थे, बहुत लोग कर तकरीबन कर रहे हैं। और जो लोग भाई इस काम में आ जाते हैं जबरदस्ती, तो फिर वो उनके पास स्तरहीन चीजें ही निकलती हैं। और ये डिमांड आती है कि साहब हमारी मदद करो, मदद लोक कलाकारों की कीजिए, कोई जो कठपुतली वाला है उसकी करो, कोई लोक नृत्यक है, कोई रागनी गाने वाले हैं, इन लोगों की मदद की जरूरत है जिनका पारिश्रमिक जो है दिन में 500 से लेकर 1000 तक का होता है। जी। तो ऐसे समय में अब विद्रूपताएं होती हैं और विसंगतियां होती हैं, उनमें से हाथ से निकालना पड़ता है। कई बार आप जब चोट करते हो तो लोगों को, कईयों को जिनको की जाती है चोट, उनको दर्द भी होता है, परेशान भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। लेकिन क्या है कि आम जनता जो है उसको सुन के हंसती है, खिलखिलाती है, और उनको लगता है कि हाँ कहीं व्यंग किया गया है, तो उसमें खुशी महसूस होती है। जी। तो सिंह साहब, किसी भी व्यक्तित्व के पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि रहती है। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि मंजीत सिंह जी इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, कैसे परिवार में आपका जन्म हुआ और क्या स्थितियां थी। ऐसा है, मेरी पारिवारिक स्थिति कहीं दूर दूर तक कविता का कोई नाता नहीं था, लेना देना नहीं था। मेरे पिताजी जो है उनकी आरा मशीन थी, लकड़ी कोयले का व्यवसाय था। और वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। तो उनका जो योगदान था वो ये था कि उन्होंने, जब मैं 5 साल का हुआ करता था तो मुझे 4-8 पंक्तियां याद करवा दी, मैंने वो गुरुद्वारे में बोल दी। अब छोटा बच्चा 4-5 साल का जब कोई बोल रहा है तो वो 2-4 रुपए मुझे भी इनाम मिल गए। और उस जमाने में 2-4 रुपए बहुत हुआ करते थे। तो अब वो मेरे पिता तो चाहते थे मैं धार्मिक मंच पे ही रहूं, लेकिन उसके बाद फिर मैं स्कूल में गाना गाने लग गया, और कुछ ऐसे नाटकों में, इनमें उनमें सब चीजों में पार्टिसिपेट करने लग गया, जो कि मेरे पिताजी को कोई ऐसा उनका वो मतलब चीजें ये पसंद नहीं थी। उनको तो थे गुरुद्वारे के मंच पे है। मैंने रामलीला में लक्ष्मण का रोल भी किया है। तो उसके बाद जो है
फिर बाद में एक दिन जब कविता लिखी गई, क्योंकि कवि कोई बनता नहीं, पता भी नहीं होता आदमी को। मेरे हिसाब से दिनेश जी, कवि होने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आप में इमोशंस होनी चाहिए, आप में भावना होनी चाहिए। मतलब ये है कि किसी को आप रोता हुआ देखें तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, किसी को आप हंसता हुआ देखें तो आप मुस्कुराने लगे। तो ये जिसमें है वो कवि है। भले ही हो सकता है कि वो 5 साल की उम्र में लिख दे, और ये भी हो सकता है कि वो बिना एक लाइन लिखे इस दुनिया से चला जाए, लेकिन वो कवि है जिसमें भावना है। तो जो भावनाएं हैं वो कवि बनाती हैं आदमी को। तो मैंने भी जो है मैंने जब 11वीं में पढ़ता था, तब जो है मैंने पहली कविता लिखी, और उसके बाद फिर लिखते रहे, पढ़ते रहे। कॉलेज में मैंने एमए इंग्लिश की। पंजाबी मेरी मातृभाषा है, लेकिन मैं मेरी सोचने की और मेरी लिखने की भाषा वो हिंदी है, तो मैंने उसी में लिखा। जब ये आतंकवाद था 84 के लगभग का, तो मैंने उस समय उग्रवादियों के खिलाफ कविता लिखी। तो मेरे पिता को लोग आके कहते हैं कि तुम्हारा लड़का सिखों के खिलाफ कविता लिख रहा। मैंने भिंडरवाला के खिलाफ कविता लिखी, और जो 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 जिम्मेवार थे उनके खिलाफ लिखी। लेकिन मेरे पिता जो है उनको, क्योंकि उन्होंने सुनी नहीं, तो उनको पता क्या लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि वो उनका जो दायरा था वो गुरुद्वारे तक का था, और वो वहां बहुत धार्मिक थे, सुबह उठ के पूजा पाठ करते थे, और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। तो उनकी सच्चाई और ईमानदारी मेरे में आई, और ये कविता जो है ये तो ऊपर परमात्मा ने जो है वो भेजी, और वो माध्यम रहे मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे उन 4 पंक्तियां पढ़ने को दी। वरना दूर दूर तक हमारा कोई वो नाता नहीं रहा, कविता से कोई लेना देना नहीं था किसी का। कोई मतलब किन्हीं पीढ़ियों में कोई नहीं था, व्यापार से जुड़े हुए लोग थे सारे के सारे। तो बस ये परमात्मा ने मुझे मेरे हिस्से में चीजें डालनी थी, मेरी झोली में उसने ये रहमत दी, तो उसका शुक्रिया। जी। अ, सिंह साहब, बहुत बढ़िया आपने बताया। अब जो हमारे समाज की वर्तमान की स्थितियां हैं, जिनको देख करके आज के साहित्यकार लिख रहे हैं, जब आपका जन्म हुआ हम्म। तो उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो किस तरह की थी? और देखिए उस समय तो बड़ी, ये ना तो ये मोबाइलों के नाटक होते थे, ले देकर फिल्म और रामलीला जो है वही जो है एक साधन हुआ करती थी, और प्रेम जो है वो साधन था। मैं नारनौल, मेरा जन्म हुआ, मैंने 40 साल वहां गुजारे अपने जीवन के। तो प्रेम जो है वो आपको जोड़ने का काम किया करता था। तब आदमी जो है उसमें छल छंद नहीं हुआ करते थे। और अब जो छल छंद है गाँव में है कि नहीं होंगे, बड़े शहरों में पहले हुआ करते थे, दिल्ली विल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में, अब आम शहरों तक पहुंच गए। तो ये उस समय बड़ा सीधा वातावरण होता था, बड़ा सादा वातावरण होता था, और एक संतुष्टि का भाव होता था। आप, और वही संतुष्टि के कारण हमारे साथ ये कि हम कहीं जाते हैं, धर्मशाला में रुकना पड़े या 5 स्टार में रुकना पड़े, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। हमें नाक बोनी से कोड़ते भी, आज इसमें इस काम चला लेंगे। वैसे पिछले ही 2 साल पहले मैं इधर राजस्थान के एक कहीं कार्यक्रम था, नाम मैं भूल रहा हूँ उस जगह का, कोटा के पास है। और तो वहां कार्यक्रम था, तो ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, नहाने की। बस वो नहाने के लिए जो है वो किचन में से पानी लेके और नहाए, और भाई जैसे तैसे है। अब ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसके लिए शिकायत करना कि साहब हमारा पेमेंट इतना था, तो हमें तो पहले बता देते तो हम कोटा से सीधे आ जाते मंच के ऊपर। ये तमाम बातें हैं। तो बड़ा सहज सरल और वो जीवन हुआ करता था। वो वो एक गाना भी होता है, भला था कितना अपना बचपन। तो वो बचपन भी भला था, जवानी भी भली थी। और अब भी क्या बुरा है, कुछ भी नहीं है। सब चीजें, समय बदलता है, परिवर्तनशील है, और उसी परिवर्तन के साथ साथ आपकी लेखनी जो है उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। समय, जी। देश काल, वातावरण जो है वो अपनी भूमिका निभाता है। तो लेकिन उस समय बहुत अच्छा था हमारे। अरे नारनौल शहर था, कोई जातिवाद का नाम नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बहुत सादे सीधे सरल लोग हुआ करते थे, बहुत प्रेम करने वाले लोग थे। पूरा शहर प्रेम करता था। मैं आपको बताऊं, मैं जब कोई 32 साल का रहा हूंगा, तो कभी मंजीत सिंह नारनौल लिख दो चिट्ठी मेरे घर पहुंचाया करती थी, 32 साल की उम्र में। और 62 साल की उम्र में स्थिति है कि आप जब तक
मकान नंबर और सेक्टर नहीं लिखेंगे तो फरीदाबाद में आपके घर चिट्ठी नहीं आ पाएगी। तो ये जी सच है, आपको शहर पूरा प्यार करता हो, हर जहां से निकलो आपको हर एक जानने वाला हो, तो वो एक अलग चीज होती है। आपने जो बात की थी ना पैतृक वातावरण की, वो ये हो सकती है कि हमारे नारनौल को बीरबल की भूमि कहा जाता है। क्या पता वहां का कुछ हिस्से में हो। दूसरी स्थिति ये है कि इधर जो है नांगल चौधरी गांव है, वो 20-22 किलोमीटर में सुरेंद्र शर्मा जी का जन्म हुआ। और इधर रेवाड़ी के पास बीकानेर गांव है, वहां लड़ बीकानेरी जी का जन्म हुआ। तो ये क्या पता उस धरती में हो, उस जमीन में भी ये हो जी सकता है कि हास्य व्यंग जो है वो वहां की भाई एक खाती हो, विरासत हो जो मुझे मिली। कुछ जी नहीं कहा जा सकता इस बारे में, लेकिन परिवार के मामले में मुझे पता है कि भाई वो चार पंक्तियों का योगदान मेरे पिताजी का मेरे साथ था, और उसके लिए मैं जी। उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अ, जहाँ है परमात्मा उन्हें जो है अपने चरणों में निवास दे रखे। जो पारिवारिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां थी, उनका आप अपने जीवन पर कितना प्रभाव मानते हैं? देखिए फर्क तो पड़ता ही पड़ता होता है। सामाजिक स्थितियां जो है वो आपको, जैसे नारनौल में थे हम, तो किसी तरह का कोई मतलब दिक्कत ही नहीं, किसी तरह की कोई वो इच्छा ही नहीं भाई। अभी आजकल देखते हैं आप कि वो ऑडी जा रही है, वो मर्सिडीज है, बच्चों को इनका पता होता है, ठीक है, काम कुछ नहीं कर रहे होते, थर्ड डिवीजन आ रही होती है उनकी, लेकिन ये होता है जी वो ऑडी जा रही है, वो बीएमडब्ल्यू है, वो फलाना ढिमाका है। हमारे साथ तो ऐसी कुछ स्थितियां थी नहीं। ईमानदारी की बताऊं आपको बात, सच्चाई की बात है कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमें स्कूल की निक्कर होती थी, ऊपर कमीज होती थी, ठीक है ना कोई बनियान होती थी, ना उसके पीछे कोई नीचे कोई अंडरवियर होता था। और जब बारिश होती थी तो बारिश में क्या है कि किताबें ना भीगे, वो एक साइड में कमीज लगा ली, दूसरी साइड में जो है वो निक्कर लगा ली, और अलफ जो है परमात्मा ने जैसी स्थिति में भेजा था वैसी स्थिति में हंसते गाते हुए गुनगुनाते हुए चल पड़े। तो वो जो फक्कड़पन था उस शहर का, और आ, हमारी आदत, खुद की आदत का भी, तो उसने हंसने हंसने के लिए आपको किया। विषम परिस्थितियां परिवार में तो विषम स्थितियां होती ही हैं भाई। वो कहते हैं ना कि आदमी को दुश्मन चाहिए तो परिवार रिश्तेदार वाले ढूंढ लो, कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए वो हैं आपके पास। लेकिन उन परिस्थितियों में आप किस जमीन से पैदा हुए, किस जमीन में निकले हैं, किस जमीन में आप विकसित हुए हैं, तो वो आपको हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए होती है। तो हमारा ये साथ ही होता था कि आप दुखी हैं तो क्षण भर के लिए है, कुछ 2 4 5 10 20 मिनट के लिए, उसके बाद फिर नॉर्मल है। मान लीजिए, जी वो अलग बात होती है कि कोई प्रिय, जैसे अब कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग जो समाज से जुड़े हुए थे, ऐसे लोग जो कभी अच्छे लेवल के थे, उनको गुजरे, तो यहाँ बैठे बैठे भाई बहुत दुख हुआ, आंखें भर आई, तो वो अलग बात है। लेकिन जगह तो अपना काम करती ही। जी। मनजीत सिंह जी, आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कुछ हास्य व्यंग्य आपकी तरफ से हो जाए। देखिए ऐसा है, हास्य विंग कई तरह का होता है। हास्य विंग जो है, कल तो मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं मतलब खाली कविताएं नहीं है मेरी, मेरी हास्य व्यंग में जो है 5 पुस्तकें तो कविता की हैं, और 2 जो है जी व्यंग लेखों की है। जी और जी व्यंग लेख जो है वो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में मेरे लेख छपे हैं, पत्रिकाओं में छपे हैं। तो जी वो जी एक दौर पड़ता है कि जब मन करता है कि आप व्यंग लेख लिखें, लिख दिए, और फिर जो है वो कविता के साथ साथ जो है वो करते गए। कविता का आपने कहा तो मैं आपको एक व्यंग सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत है। और ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। दुकानदार ने चाचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला, आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू, गांधी जी की आंखों में आंसू है। तो ग्राहक बोला, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कहते हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं, ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू।
जी, बहुत बढ़िया। सिंह साहब, आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी रुचि, खान-पान और व्यवहार के बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है जी, रुचि खान पान की स्थिति तो है, मैं जन्मजात शाकाहारी हूँ, जिसको लोग इतबार नहीं करते। मैं दरअसल क्या है कि मेरे घर में मीट खाया जाता था, मांस खाते थे लोग। और मुझे मेरी दादी की शक्ल याद नहीं, क्योंकि फोटो वोटो उनकी है नहीं। मैं 3 साल का था, तो मैं नहीं खाता था। तो मुझे उन्होंने कोशिश की कि किसी, भाई ये बेसन में पकोड़े की तरह तल के खिलाए। मुझे याद है मैंने वो फेंक दिया। तो मतलब ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिसके तहत मैं मतलब जो है शाकाहारी रहा। हमारे कोई मेहमान आता था तो अब बच्चा था, तो मैं भाई जाता था साइकिल पे, और उस दुकान पे उस वाले को कहता था, कसाई वाले को, भैया ये तू दे दे, डाल दे अपने, और उस पे लटका दे मेरी साइकिल पे। फिर मैं घर पे आके खड़ी कर देता था, वो मेहमानों को हो जाता था। और फिर जब मैं मेरी एक बहन की शादी हुई, तो उस समय बकरे बकरे थे हमारी वहां रहा मशीन पे, तो मुझे बड़ा वो रहा। लेकिन मैं छोटा था, तब 7वीं 8वीं में पढ़ता था। लेकिन जब मेरी उससे बड़ी बहन की शादी हुई, तो तब मैंने विरोध किया कि भाई ये पवित्र काम है और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पिता ने कहा कि भाई अगर लड़के वाले नहीं चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तेरे कहने से तो नहीं मानी जाएगी बात। मैं उनसे मिला तो बोले जी हमारे भी ब्राह्मण बनिए आने वाले, वो व्यापारी लोग थे, तो हम भी तो नहीं चाहते, अच्छा है, पूछ लिया। तो वो ये बात वहीं खत्म हो गई। तो खान पान की स्थिति तो ये है कि मैं अमेरिका में भी गया, तो वहां भी जैसे एक बार मैं मुशायरे के कार्यक्रम में गया, तो वो क्या था कि सारे बाकी जो है नॉन वेजिटेरियन थे। तो वो लोग ऐसी जगह जाते थे जहां वो रेस्टोरेंट जो है नॉन वेज के लिए मशहूर होता था। और मेरे साथ ये था कि मैं शाकाहारी आदमी था, तो वो दाल भी आती थी तो उसमें भी लोग टांग अड़ने की कोशिश करते थे, तो बुरा लगता था कि भाई कहीं चक्कर अच्छा नहीं लगता ना, सामने बैठे हैं तो वो एक बार ये स्थिति रही कि जहां गए तो वो दाल मंगवाई तो बेस्वाद उसकी। अब वो क्या 15 दिन से 20 दिन से फ्रिज में पड़ी होगी, तो स्वाद नहीं था उसमें। सब्जी तो उसमें स्वाद नहीं। तो फिर मैंने उसका एक तरीका निकाला कि अमेरिका के अंदर अगर वेजिटेरियन आदमी को अपने अस्तित्व बचाना है, तो वो ऐसे लोगों के साथ जहाँ जो है बाकी नॉन वेज है, तो रोटी तो भाई बनी रही थी बढ़िया। तो मैंने उससे ये कहा रोटी वाले को, मैं कहा भैया तू प्याज तो यहाँ दे दे और नींबू दे दे, और जिस समय तंदूर से निकाले ना उसी समय मक्खन लगा लेना। मगर जो कोलेस्ट्रोल बढ़ाएगा बढ़ जाएगा, देखी जाएगी, कम से कम रोटी तो मजे से खा लेंगे। तो वो वहीं उसमें लगा के ले आता था, तो अपने को वो सादी रोटी जो है उस प्याज के साथ जो है वो अच्छी लगती थी। तो फिर मैंने एक बार न्यू जर्सी, वहां से शिकागो में थे, न्यू जर्सी में गया, तो मेरे मित्र थे जयपुर के, वो मिले वहां। तो वो बोले वो देने लगे कुछ और। मैंने कहा यार तुम यूं करो और चीजें छोड़ो, तुम सब्जी और दाल बना के दे दो मेरे को। तो वो मैं ले आया। तो मैं उनके साथ निकलता ही एक बार था, दूसरी बार खाना खाने नहीं जाता, एक बार जाता था। और बाजार से रेडीमेड रोटियां, वहां अमेरिका में आम है, तो वो जो है अपने गरम की सब्जी और खाली मक्खन मक्खन, होटल में ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम में रहते ही हैं वहाँ, तो वो अपने कमरे में ला के रख लेते थे। तो ये खान पान की स्थिति तो मेरी ये रही। रुचि जी, ये है कि मैं बहुत मैंने क्रिकेट भी खेला यूनिवर्सिटी तक। मैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर जो है रनर्स अप टीम थी हमारी यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट की, तो उसका मेंबर रहा मैं। कविता रही। अब ये मैं बताऊं आपसे, कॉलेज में क्या था कि मेरे पिता ने मुझे कह रखा था कि जिस साल फेल हो जाओगे दुकान पे बिठा देंगे। तो मैं सिर्फ 1 साल की पढ़ाई करता था कि भाई दुकान पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। वो जो कॉलेज में गए, इधर डिबेट में गए, ड्रामा में गए हैं, और वन एक्ट प्ले में, डांस में, फिर क्रिकेट खेलने निकल गए। और मतलब शाम को जब अंधेरा होता था ना, जब वो सारा सिमेट के फिर घर आते थे, तो लाइफ अच्छी लगती थी मेरे को। तो मैं जो है रुचि मेरी इस सब चीजों में रही। अब भले ही जो है कई चीजें हम पता नहीं कर सकते, मैं डांस नहीं कर सकते, लेकिन कॉलेज में जहां बंदे कम थे तो काम चल जाता था। लेकिन सारी ललित कलाओं में रुचि है। पेंटिंग अच्छी कौन सी है बता सकते हैं, भले ही मेरी लिखाई बड़ी गंदी है। मुझे तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात से मैं सहमत हूँ। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था कि भाई जब मैंने लिखा तो उसको 2 लोग पढ़ सकते थे, एक मैं और एक भगवान। बोला अब एक ही पढ़ सकता है। तो खैर उतनी खराब तो लिखाई नहीं थी मेरी,
लेकिन लिखाई ऐसी थी। मैंने 2 बार प्रिलिमिनरी क्वालीफाई किया सिविल सर्विसेज का, और बस ये इधर आना लिखा था। उसमें क्या था कि कहीं, क्योंकि हम कोई पारंपरिक तो थे नहीं, आपको बताया ना, तो हर साल वाला था कि फेल हो जाओगे दुकान पे बिठा देंगे। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, 12वीं तक आप साइंस लो, फिर ये सब्जेक्ट लो, तो ऐसा बताने वाला कोई था नहीं, ना था। लेकिन चूंकि एमए कर ली थी इंग्लिश से, तो लोग दे रहे थे एग्जाम, हमने भी दे दिए, तो प्रिलिमिनरी तो 2 बार क्वालीफाई हो जाता था, लेकिन जो मेन में आपका जो सब्जेक्ट है दूसरा, वो सेट नहीं हो पाता था, तो इसलिए मामला रह जाता था। ये चीजें रही। फिर उसके बाद में नौकरी की, इंग्लिश लेक्चरर की। फिर मैं प्रिंसिपल बना, यहाँ फरीदाबाद आके प्रमोशन हुई। फिर बीओ की प्रमोशन थी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, वो मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे कवि सम्मेलनों में आना जाना काफी है। मैं 47 बार विदेश यात्राएं की मैंने, जिसमें 12 बार अमेरिका, 21 बार दुबई, और बाकी कनाडा, इधर कुवैत, मस्कट, थाईलैंड, और इंडोनेशिया वगैरह कई देशों में जो है मैं गया हूँ। अच्छा सिंह साहब, कोई ऐसी घटना जिसको आप ये मानते हो कि आप जिस मुकाम पर आज हैं, यहाँ पहुंचने का श्रेय अगर आप किसी घटना को देना चाहें, कोई घटना हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? हाँ, मैं देना चाहता हूँ, उस व्यक्ति का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। था क्या कि मैंने शुरू में मैं लिखा ना, जब मैंने, तो मैं वीर रस में लिखा करता था, या आधी कविता हास्य में लिखी गई और बाद में वो वीर रस में हो। और कोई कहता था हास्य कवि, तो मुझे बहुत बुरा लगता था उस जमाने में। मैं मतलब जो है, तो फिर एक दिन क्या हुआ, मधु पांडे हैं नागपुर गए, तो वो दिल्ली आए हुए थे। तो बात करते करते उन्होंने कहा, देखो भाई बात सुनो, या तो तुम मंच को छोड़ दो, मंच पे आना चाहते हो तो फिर हास्य व्यंग में आओ, और अगर साहित्यकार बनना है तो फिर अखबारें और पत्र पत्रिकाएं बहुत हैं, और ये दोनों का मतलब जो है वो, जो कविता मंच पे है तो वो हास्य व्यंग चलेगी तुम्हारी। तो फिर मैंने जो है वो गियर बदला दोबारा, फिर मैंने हास्य व्यंग में प्योरली 94 से लिखना शुरू किया, जबकि मैं मंचों पर तो 1983 में आ गया था। सबसे पहली कवि सम्मेलन जो मैंने यहाँ अम्बाला छावनी में किया था, और वो सुषमा जी ने, सुषमा स्वराज ने उसकी अध्यक्षता की थी, और वो मुझे फूलचंद सुमन हुआ करते थे गुड़गांव के, तो वो उनके रिश्तेदार भी थे सुषमा जी के, तो उन्होंने मुझे कहा भी 51 रुपए मिलेंगे। तो नॉर्मल से 42 रुपए किराया लगता था आने जाने का अम्बाला का, उस समय 21 जाने के 21 आने के। तो हमने कहा 9 रुपए तो फिर भी बच रहे हैं। तो वहां गया तो मेरी जी वो था वहां बहुत अच्छी जमी, खूब बढ़िया, तो मुझे 101 दिए गए, 51 कह के। तो जीवन में फिर चलता रहा, फिर तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या मिला, और बहुत कुछ जो है सम्मान और सब कुछ जो है वो मिले। जी। अच्छा, अपनी बात कहने के लिए हिंदी या का आपने चुनाव किया, कोई नहीं, विशेष कारण उसके पीछे? चुनाव नहीं किया। चुनाव तो होता ही नहीं है। आप जिसमें मुझे, मैं तो सोचता था कि भी मेरी मातृभाषा पंजाबी है ना, तो घर पे पंजाबी बोलना मैं, और मेरे पिताजी धार्मिक थे, तो मैं तो पाठ भी किया करता था बैठ के सुबह, छोटा बच्चा होता था तब भी पाठ करता था, और गुरु ग्रंथ साहब का भी मैंने पाठ किया हुआ है ना। तो मेरी मातृभाषा पंजाबी थी। दुकान पे हम हरियाणवी में बात करते थे, मैंने अंग्रेजी से किया। चॉइस नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैंने हिंदी में क्यों लिखना शुरू किया। तो मैंने कभी किसी को सुना, उसने कहा कि जिस भाषा में आप सपने देखते हैं ना, आप उस भाषा में लिखते हैं। जो आपके सपनों की भाषा है, वो आपकी लेखन की भाषा होती है। मैं एक अमेरिका में गया, तो वो वहाँ पंजाबी कम्युनिटी वालों का कार्यक्रम था, पंजाबी जो साहित्यकार भी जुटे हुए थे, तो मुझे वो कहने लगे, डॉक्टर सेठी हैं, डेंटिस्ट हैं डबाली के, तो वो मुझे कहने लगे, जी आप जो है मंजीत जी पंजाबी में सुना देना कविता, बाकी तो दोनों बिल्कुल हिंदी के हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपनी कविताएं जो उनको ट्रांसलेट किया पंजाबी में। फिर वो क्या हुआ, मैं संचालन कर रहा था प्रोग्राम का, मैंने संचालन पंजाबी में करना शुरू किया। तो मुझे महेंद्र अजनबी थे, बोले यार इतना तो तू पंजाबी में बोल ही रहा है, तो फिर क्या जरूरत है, तू खाम का कागज देख के बोलेगा, कविता अपनी कविता जैसे पढ़नी है वो पढ़, इनका भी काम चल रहा है भाई, तुम इंट्रोड्यूस करा रहे हो हर कवि को, और चार लतीफे भी सुना रहे हैं उसमें, वो पंजाबी में सुनाए जा रहे हैं, और उनके लिए वो नए हैं क्योंकि पंजाबी कल्चर के नहीं हिंदी के हैं, वो पंजाबी में हम सुना रहे हैं। तो बोले तो अपनी कविता पढ़ो। तो फिर वो
मैंने पढ़ी, और फिर उसके बाद ये अनमोखे कहीं पंजाबी ऑडियंस वाले हुए, तो उसमें क्या है कि बाकी जो अपना संचालन वगैरह है वो अपना पंजाबी में रख लिया, कविता जो है अपनी को मूल रूप से जो है वो हिंदी में है, हिंदी में लिखी। जी। अच्छा, अभी आप विधा की बात कर रहे थे कि हास्य में आपने कविता के अलावा और भी बहुत लिखा है। तो मैं चाहता हूँ तो जो 7 पुस्तकों का आपने ज़िक्र किया है, उसके बारे में विस्तार से हमारे साहित्यिक दर्शकों को ज़रूर बताइए, वो जानना चाहेंगे। डॉक्टर हरीश नवल व्यंग्यकार थे, बोले नहीं पहले तुम जो मटेरियल भी तुम्हारे पास ज्यादा हो गया वो करो, पहले कविता अब की किताब निकालो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो मैंने कविता की निकाली किताब, एक दो मित्र जो थे उनका सहयोग मिला, ठीक है ना। विनय सिंह यादव आजकल कमिश्नर रैंक में हैं, तो मेरे साथी थे यहाँ उस समय, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में थे, एक मेरे मित्र सेंट्रल एक्साइज में थे, तो उन दोनों के सहयोग से वो किताब जो है छपी, और किताब सराही गई, क्योंकि वो मेरे युवा अवस्था की कविताएं हैं उसमें। और जिसमें जैसे आग जलती है ना अंदर आदमी के अंदर, है ना, तो वो आग की कविताएं हैं उसमें, बिल्कुल जो है बहुत मतलब जो है, अब जैसे ये रूबिया सईद का जो प्रकरण हुआ था, तो उसमें मेरी पंक्तियां थी कि कह दो आंखें टक से जाकर बुलबुल कोई फंसा ले, मतलब 5 आतंकवादी छोड़े थे उन्होंने, तो उसमें थी कि कह दो आंखें टक से जाकर बुलबुल कोई फंसा ले, और चिड़िया की खातिर छोड़े हैं 5 नाग ये काले। तो नाग पिटारी से छूटे हैं मंदिर ना जाएंगे, नाग पिटारी से छूटे हैं मंदिर ना जाएंगे, महादेव शिव की गर्दन पर नृत्य न दिखलाएंगे, और फन फैलाकर शिव भक्तों को चुन चुन कर काटेंगे। ये रूपक सा बन गया, मतलब पूरा एक उपमा की बजाय रूपक है पूरे उसमें, कि फन फैलाकर शिव भक्तों को चुन चुन कर काटेंगे, और पाकिस्तानी संपोलों में जहर स्वयं बांटेंगे। हो सकता हो सकता एक नाग निकल ले कई मोर मत वाले, चिड़िया की खातिर छोड़े हैं 5 नाग एक।